अगला जो टॉपिक होता है वो दिया है मानक भाषा। प्रारंभिक व्यवस्था में हर भाषा के अनुरूपता हो सकती है, क्योंकि लोग नियमों के विशेष ध्यान न रख कर के शब्दों का प्रयोग, वाक्यों आदि को अपने सुविधा अनुसार तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। वैसे भी भाषा का विस्तार तथा प्रचार के साथ साथ उसके मौखिक तथा लिखित रूपों के अनेक रूपता आ जाती है। बता रहा है कि जो रहता है मानक भाषा किसे कहते हैं, तो बता रहा है कि विद्वानों तथा शिक्षावादियों द्वारा स्वीकृत भाषा के रूप को मानक भाषा कहते हैं। जो विद्वानों द्वारा और शिक्षावादियों द्वारा जो स्वीकार किया गया भाषा रहता है वही हमारी मानक भाषा हो जाती है। अगर ये अपने शुद्ध रूप से अपने लैंग्वेज को, भाषा को शुद्ध करके हमें एक विशेष प्रकार की भाषा हमें प्रदान करते हैं। दूसरा दिया हुआ है साहित्य। ये क्वेश्चन भी है हम लोगों का, मानक भाषा किसे कहते हैं। तो अभी अगले पेज में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, मानक भाषा। इसमें उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल ज़रूर देख लेंगे। जैसे दो तरह से त्योहार, गए गए, आई, दो तरह से हम लिखते हैं, तो यही मानक भाषा का उदाहरण है। इसका आंसर जो है अगले पेज पर दिया है, तो इसके बारे में हम अगले पेज पे बताएंगे। अगला आप लोगों का क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य किसे कहते हैं। तो लिखेंगे साहित्य जो है ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। जो ज्ञान का संचित यानी लिखा हुआ सुदृढ़ ढंग से, अच्छे ढंग से जो लिखा हुआ संचित कोश को ही हम साहित्य कहते हैं। साहित्य जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला है पद साहित्य और दूसरा है गद्य साहित्य। यह दो प्रकार के साहित्य दिए हुए हैं। तो पहला पद और गद्य साहित्य, इसमें साहित्य में एग्जाम्पल भी पूछा हुआ है, तो दोनों में से आप लोग लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, मैथिली दिया हुआ है यहाँ पर, तमाम तरह के तुलसीदास, कबीरदास, यह जो है हिंदी में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, यह साहित्यकार हैं, तो इन्हें लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। अगला जो है पेज पे हम स्टार्ट करते हैं, गद्य साहित्य क्या होता है। पद्य साहित्य पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। जब कविताएं दोहों, छंदों, गीतों आदि के द्वारा साहित्यकार अपने विचार व्यक्त करते हैं, तब वह पद साहित्य बन जाता है। जब किसी दोहा, छंदों, गीतों के द्वारा जब कोई साहित्यकार क्या करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो वही क्या कहलाता है, पद साहित्य कहलाता है। तो इसके बारे में यह पद साहित्य हो गया। और तमाम तरह के यहाँ लेखक दिए गए हैं जो है गीतों, छंदों के माध्यम से अपने मन के विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इनमें से तुलसीदास, कबीरदास, मैथिली, शरण गुप्त, यह सभी क्या हैं, पद साहित्य के लेखक हैं, राइटर हैं। और अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है अगले पेज पर, तो अगले पेज पर डिस्क्राइब करते हैं। अगला टॉपिक दिया हुआ है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिया हुआ है जब कोई साहित्यकार अपने विचार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में व्यक्त करते हैं, तो वह गद्य साहित्य बन जाता है। जब कोई साहित्यकार अपने भाषा को साधारण शब्दों में, बोलचाल की भाषा में हमारे सामने व्यक्त करते हैं, तो वही क्या बन जाता है, गद्य साहित्य बन जाता है। जैसे नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, ये भी सब क्या है, गद्य साहित्य कहलाते हैं। और इसके तमाम तरह के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद आदि के नाटक, ये सब जो है इसके राइटर हैं। तो पद्य साहित्य में तमाम तरह से एग्जाम्पल अगर हमें देना चाहें तो ये सब लिख सकते हैं कि गद्य, छंद, गीत, और जो है गद्य साहित्य में एग्जाम्पल में हमारी जो है कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, ये सब। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 दिया है, यह 7 का आंसर है। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद पूरी तरीके से, और 1-2 एग्जाम्पल इसमें ज़रूर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसी में मैंने पहले बताया हुआ था कि जो भाषा है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर ट्रिक लगाया है, इसे लिख सकते हैं। विद्वानों व शिक्षावादियों द्वारा स्वीकृत भाषा के रूप को मानक भाषा कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग का आंसर है। ये तो आप लोगों का चैप्टर ओवर हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज में। टिक द करेक्ट ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक को आप लोगों को सेलेक्ट करना है। तो पहला दिया हुआ भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई है, तो यह होता है वाक्य। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसका, बालक सर्वप्रथम अपनी माँ से कौन सी भाषा सीखता है, तो वह होता है मातृभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी 2 का जो 3rd ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को क्या कहते हैं, तो वह हमारी होती है राष्ट्रभाषा कहलाती है।
तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रशासनिक कार्यों में कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है? तो यह होती है राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया हुआ है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? जो भाषा का क्षेत्रीय रूप है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बोली, उसे बोली कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है भी कि 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विद्वान व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा क्या कहलाती है? तो यह जो रहती है विद्वान और शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा को क्या कहते हैं, इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो रहता है मानक भाषा उन्हें कहा जाता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला जो है पूछा हुआ है, पहला जो है भरने वाला दिया है, विचारों, सूचनाओं तथा और भावों को आदान प्रदान को ही क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं। यहाँ पर हम भाषा भर लेंगे। दूसरे में भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, तो इसे भाष भर लेंगे। थर्ड ऑप्शन है कि किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो उसे बोली कहते हैं, तो बोली भर लेंगे थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 4 में भारतीय संविधान द्वारा 22 जो है भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो इसमें 22 भर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में जो है दिया हुआ है, संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, इसे राष्ट्रभाषा भर लेंगे। सही गलत का निशान लगाना है। सही गलत का निशान में गौ में दिया हुआ है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है, तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसे सही लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सामान्यतः हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते नहीं, हम सामान्यतः मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप होता है, तो बिल्कुल यह सही ऑप्शन है, तो इस पर सही का ट्रिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, कुछ बोलियों का प्रयोग साहित्य रचना के लिए हुआ इसलिए उन्हें राजभाषा कहते हैं, तो बिल्कुल ये ऑप्शन जो है गलत है, करेक्ट नहीं है, तो इसे क्रॉस कर देंगे। भाषा की शुद्धता और एक रूपता को व्याकरण बनाए रखती है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसे सही ट्रिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूरदास तुलसीदास कबीरदास गद्य साहित्यकार के रचनाकार हैं, तो बिल्कुल जो रहता है यह जो है जितने भी हैं तुलसीदास यह बिल्कुल गद्य के नहीं है, यह पद्य के राइटर हैं, तो बिल्कुल यह ऑप्शन पूरी तरीके से गलत है। भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं के नाम छाँटकर नीचे लिखेंगे, तो जो है इनमें से हम ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल इसी में से हम छाँट कर लिख लेंगे। पहले में हिंदी, दूसरे में उर्दू, तीसरे में संस्कृत, गुजराती, मैथिली, सिंधी, यह जो है तीनों हो जाएगा। कोंकणी, कन्नड़, भोजपुरी, डोंगरी, नेपाली, बांग्ला, ये सब जो है भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं के नाम हैं, तो इसे बिल्कुल छाँट कर लिख लेंगे। अंग दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने भाषा के रूप लिखिए, तो भाषा के रूप हमें लिखना है। तो भाषा के रूप में पहला जो है, पंडित जी प्रवचन दे रहे हैं, तो यानी बोलने का काम हो रहा है, तो यह भाषा क्या है? मौखिक भाषा है। दूसरा है, मीरा अपना गृह काम कर रही है, तो लिख करके काम कर रही है, तो इसकी वजह से यह लिखित है। श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं, यह बिल्कुल बोल करके दे रहे हैं, तो इसकी वजह से यह क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा हो जाएगा। और दीपक पत्र लिख रहा है, दीपक जो है लिखने का काम कर रहा है, इसकी वजह से यह क्या है? लिखित भाषा हो जाएगी। तो तमाम तरह से यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हुए हैं और लास्ट एक्सरसाइज है नीचे दिए गए राज्यों की भाषाओं के नाम लिखिए। तो हरियाणा में हरियाणवी यानी हरियाणवी बोली जाती है, तो हरियाणवी लिख लेंगे, या हरियाणी लिख लेंगे, हरियाणी भी बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, और कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, मध्य प्रदेश में हिंदी और उत्तर प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है। यह सभी भाषाओं के नाम हैं। इसे कॉपी में जितने क्वेश्चन आंसर हैं केयरफुली अच्छे ढंग से लिख लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। साथ में साथ जो एक्सरसाइज दिया गया है उसे बहुत अच्छे ढंग से क्लियरली साफ़ सुथरा लिख लेंगे, और जब भी स्कूल खुलता है उस समय जो है ये कॉपियों का करेक्शन अच्छे से किया जाएगा।
ताकि आने वाले समय में एग्ज़ाम जो है अच्छे से कंडक्ट हो पाएँ और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। ये हमारी विशेष है। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।